अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। ये सच है कि 3 बरस पहले एक शख्स जो अपनी ही अदालत के कटहरे में खड़ा था, तब मीडिया समेत तमाम लोगों की ये सोच थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन काजी फाइज ईसा की हिम्मत और डट कर अपने खिलाफ केसेस का सामना करने के बाद चश्मे फलक ने इतवार को वो मंजर भी देखा जो पाकिस्तान की तारीख में रकम हुआ। काजी फाइज ईसा, जनाब मोहतरम काजी फाइज ने अपने ओहदे का न सिर्फ सदर पाकिस्तान से हल्फ लिया बल्कि अपनी एहलिया सरीना ईसा को भी अपने बराबर खड़ा करके ये तमाम दीदा और नादीदा दोनों कुव्वतों को खामोश लेकिन वाज़ेह पैगाम दिया है। उनसे हल्फ उठाने वाली शख्सियत सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी वही सदर थे जिन्होंने काजी फाइजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने उठाकर बाहर फेंक दिया। चीफ जस्टिस की अल्पबरदारी की तकरीब भी पाकिस्तानी तारीख की वो वाहिद तकरीब थी जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत तमाम बड़े ओहदेदार मौजूद थे। अल्पबरदारी की तकरीब में मौजूद बाज़ लोगों के चेहरों पर खुशी अया थी तो कुछ ऐसे भी किरदार थी जो यकीनन अंदर ही अंदर अपने माजी के किरदार पर शर्मसार भी होंगे। गुज़श्ता रोज़ हल्फ उठाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक नया सूरज तुलू हुआ है। पहले ही दिन ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए गए हैं जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। इन्हीं में से एक काम साइलिन की दाद रसी और अदालत आने पर अमले की जानिब से मुनासिब रवैया रवा रखने जाने से मुताल्लिक था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने उसूलों के मुताबिक पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया और यह कहा कि उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है, पुलिस अपने फ़राइज़ पूरी तंदही से अंजाम दे। साथ ही उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरते हुए सुप्रीम कोर्ट के अमले को जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म कराने के आते हैं, लिहाजा आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, आने वाले लोगों की मदद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज जब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए तो स्टाफ से जो उनकी पहली मुलाकात हुई वो कैसी थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो ये दरवाज़े इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए, बाकी काम हमारा। अपने पहले काबिल सताइश हुक्मनामे के बाद काजी फाइज ईसा की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उन्होंने कई अरसे से फुल कोर्ट इजलास ना बुलाए जाने का हल निकाला और पहले दिन बंद कमरे में तमाम जजेस को एक चाय की प्याली पर इकट्ठा किया, यानी फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद किया गया जिसके कुछ वाज़ेह पॉइंट्स भी उसमें रखे गए। एजेंडा पॉइंट्स क्या थे उसके मुताबिक फुल कोर्ट का मकसद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा तरजीही बुनियादों पर किन केसेस को देखा जाए, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, केसेस की समाअतों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस शामिल थी। इन तमाम पॉइंटर्स पर सब जजेस का इत्तफाक हुआ जिसके बाद आज तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर प्रोसीडिंग्स बराह रास्त नशर की गई। आज पाकिस्तान की आवाम ने भी इन तमाम जजेस को लाइव देखा जिनके बारे में वो सब टीवी स्क्रीन पर ही जानते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े बड़े केसेस के बैकलॉग के बारे में भी पहले से बहुत फिक्रमंद थे। उनकी फिक्र चीफ जस्टिस बनने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। आज 12 इस बात का इजहार किया कि 57,000 केसेस की पेंडेंसी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। Please focus. Okay, I'm focusing myself. We know give with 1980 rules. Background. No, please don't. Okay, We don't. We are. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading. You started giving the history of 1980 rules. We know that. If you'll ask a question, please answer that. But proceed with your arguments. जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में यह भी ख्याल किया जाता रहा है कि वो कानून और आइन के बहुत पाबंद है, आइन और कानून की सीधी लाइन पर चलने के कायल हैं और वो किसी से मरूब हुए बगैर हमेशा आइन की सरबलंदी की बात करते हैं। कौमी असम्बली में आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में शामिल होना भी इसकी वाज़ेह मिसाल थी जिसमें उन्होंने आइन पाकिस्तान के किताबचे को हाथ में पकड़कर बावाज़े बुलंद ये कहा था कि वो आज यहाँ किसी की तरफ से नहीं बल्कि आइन की सरबलंदी और उसकी हिफाजत के लिए इस तकरीब में शामिल हुए। और आज केस की समाअत के दौरान भी बार बार उन्होंने इसी आइन की सरबलंदी के बारे में रिमार्क्स दिए और बताया कि मैं फैसलों के नज़ायर को नहीं मानता। बार नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले दिए गए और मार्शल लॉ की तौसीक की गई। मैं ऐसी जजमेंट्स को कानून नहीं मानता बल्कि मेरे पेश नज़र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है जिसके मुताबिक जिसके तहत मैंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। के ताबे हूँ, प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो कह रहा आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं,
मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा आइन पढ़िए। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के दौरान बार बार दरखास्त गुजार वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती की बात की गई और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बारहा यह कहा जाता रहा कि इस कानून से मेरे इख्तियारात तकसीम होंगे, सबसे ज्यादा मुतासिर बतौर चीफ जस्टिस मैं हूंगा, लेकिन मुझे इस कानून पर कोई एतराज नहीं है। उनका यह कहना काबिल तहसीन है। उनके रिमार्क्स पर जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना भी काबिल सताइश था कि आइन को बालादस्त बनाता है। ये कैसे मुमकिन है कि 420 लोगों की जाने कि जो बनाया गया कानून है वो हम आप पर ख़त्म कर दे, एक शख्स को थमा दिया जाए। क्या ये 25 करोड़ आवाम की तौहीन नहीं होगी? जस्टिस मंसूर अली शाह इस पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें। जी जी, कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट समाअत हुई है और फुल कोर्ट के ऊपर कंसेंसस हुआ तमाम जजेस का। तकरीबन 9 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ आई थी। दरखास्त गुजारों को सुना गया, ना सिर्फ सुना गया बल्कि तफसील से सुना गया। और जस्टिस काजी फाइसा कह रहे थे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल पोजीशन भी उनकी यही थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आ जाता, गुज़श्ता 5 महीने से वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं थे, वो चैम्बर वर्क कर रहे थे, वो किसी भी केस को नहीं सुन रहे थे और समझते थे कि जब तक इसका फैसला नहीं आता कोई भी बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी और उसका दिया हुआ फैसला भी गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। शायद यही वजह है कि आज पहले ही रोज़ बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने इस केस को टेकअप किया है और इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा इस अमर से लगाइए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस बैठे हुए हैं। अभी इस केस को अडजर्न किया गया है, इसकी समाअत मुलतवी हो गई है। 3 अक्टूबर तक इसकी समाअत मुलतवी हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस से और मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान से दरख्वास्त दी थी कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट इजलास में जाना है और उसके लिए वो मैसर नहीं है। अभी अगर इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उनकी भी इस इस्तदा को मंजूर किया गया और साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको भी ये वक्त दिया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने तहरीरी जो जवाबात हैं, जो सवालात आज मोअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से पूछे गए, उठाए गए और बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा कि आप नोट कर लें और बाद में इसका तफसीली जवाब दे दीजिएगा, तो उन तफसीली जवाबात को जमा कराने के लिए अब 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। यानी 25 सितंबर तक उनको तफसीली जवाबात जमा कराने होंगे। 3 अक्टूबर को यही फुल कोर्ट यानी 15 के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बैठेंगे और फिर उनको सुनेंगे और फिर उसके बाद इस केस का फैसला होगा। लेकिन तब तक तमाम तर जजेस के कंसेंसस के साथ ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा, 2 सीनियर जजेस, एक तो सीनियर प्योरी जज है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दूसरे जस्टिस एजाजुल एहसन है, तो ये 3 जजेस मिलकर जो है वो रोस्टर बनाएंगे, बेंचेस की तश्कील करेंगे, उसमें जजेस को शामिल करेंगे। तो ये उस वक्त तक का एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जो अग्री कर लिया गया है और 3 अक्टूबर को अब ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। पहले 2 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, उसके बाद 3 अक्टूबर कर दी गई है। तो 3 अक्टूबर को एक बार फिर हम बराह रास्त इस केस को 15 रुकनी बेंच पर लगता हुआ देखेंगे। आज जो कुछ हुआ है इस पर बात करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नासिरा जावेद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने बतौर 29वें चीफ जस्टिस के हल्फ उठा लिया और हल्फ उठाने के बाद कल हल्फ बर्दारी की तकरीब और आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो बड़ी गैर मामूली नौइयत की हैं। आज उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया, फिर जो सरकारी BMW गाड़ी दी जाती है वो गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया। उनके अपने चैम्बर के बाहर चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ बल्कि सिर्फ जस्टिस काजी फाइजीसा लिखवाना पसंद किया है। उसके बाद बड़ा गैर मामूली इकदाम यह था कि गुज़श्ता 4 साल से जो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो सकी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस एक साथ नहीं बैठ सके, आज बैठे हैं। फिर गैर मामूली इकदाम यह है कि आज बराह रास्त हमने बड़े इंपॉर्टेंट केस की प्रोसीडिंग्स को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर ने देखा है। तो किस तरह से देख रही हैं ये जस्टिस काजी फाइजीसा की तरफ से ये जो इकदामात हुए हैं बतौर चीफ जस्टिस, कितने गैर मामूली हैं और पहले ही दिन? मैं समझती हूँ उनकी अपनी तबीयत जो है ना वो ज़रा मुनफरद है, तो वो हर काम ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में करते रहे। देखिए, एक तो उन्होंने सरीना ईसा को अपने साथ वहाँ पे शामिल किया जहाँ पे उन्होंने हल्फ अपना उठाया,
और उससे शायद ये निशानदेही की कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के बराबर हैं। और दूसरी बात यह है कि जब एक रिश्ता इज़्दिवाज में दोनों कायम होते हैं तो जो कोई कामयाबी होती है वो दोनों की वजह से होती है और नाकामी भी दोनों की वजह से होती है। मैंने कभी पहले नहीं देखा कि कोई चीफ़ जस्टिस या कोई भी जज हलफ उठाए तो उनकी अहलिया वहाँ आके उनके साथ खड़ी हों। तो एक तो ये अनोखी बात है। फिर वो जजीला असलम को उन्होंने मुकर्रर किया है पहली खातून अब कथा कलामी के लिए माजरत सुप्रीम मैडम, कोर्ट उसमें एक और की। डायमेंशन ये भी तो है ना कि सरीना ईसा साहिबा एफबीआर के कमिश्नर के सामने भी पेश होती रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश होती रही जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर रेफरेंस बनवाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने कहा था कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। तो सरीना ईसा साहिबा भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ उसी कर्ब से, उस मुश्किल से गुजरी हैं, तो उन्होंने भी वही कुछ फेस किया है जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फेस किया, वही मुश्किलात बर्दाश्त की। तो इसमें पैगाम भी तो था उनका वहां पर खड़े होकर, और बहुत से उन लोगों को पैगाम था कि जिन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आपको नहीं लगता कि ऐसा भी होगा? जी यकीनन ऐसा था। और वहाँ पे जो बात थी ना जिसके ऊपर रेफरेंस था वो तो इन्हीं की सरीना ईसा की कोई इमलाक थे सिंध में। 3 मकान थे कोई जिनके बारे में ये सवाल हुआ था कि ये तो उनकी जो है आमदन फैज़ ईसा साहब की उससे उनका ज़्यादा है उनकी वैल्यू। तो उस पे सरीना ने ये कहा था कि जी मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती रही हूँ कई साल और मैंने ये अपनी तनख्वाह से ख़रीदे। तो सब अमेरिकन स्कूल वाली अगर उस जो है असातिज़ा उनके पास 3-3 मकान आ जाएं तो मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन वो फिर रेफरेंस जो है वो किसी तकमील की नौबत तक आया नहीं, वो वैसे ही क्वाश हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको क्वाश कर दिया था। जी जी। तो ये खामोश पैगाम भी था जिस वक्त जस्टिस काजी फायज़ ईसा हल्फ ले रहे थे और उनकी अहलिया सरीना ईसा उनके साथ खड़ी हुई थी। और दूसरा जो आप बात करी थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक खातून को डिप्यूट कर दिया है, तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के इसका मतलब खासे हामी है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक पहली खातून को। कि औरतों को हाँ जी उनका सही मुकाम जो है उसकी निशानदेही उन्होंने की है। और ये भी कि जब भी किसी मर्द की कामयाबी होती है या औरत की कामयाबी होती है तो वो दोनों जो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं उन दोनों की ये एक मुश्तरका कोशिश की वजह से होती है। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट बनाया गया मैडम, और उससे भी पहले एक कमेटी रूम के अंदर 15 के 15 जजेस की मीटिंग हुई, चाय की प्याली पर सर जोड़कर बैठे, जो 4 साल में नहीं हो सका था। गुज़श्ता 4 सालों में जितने चीफ जस्टिस आए वो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर सके, अपने तमाम तर जजेस को साथ नहीं बिठा सके, तो आके सबसे पहला काम ये किया कि तमाम जजेस को साथ बिठा दिया। ये किस कदर खुशाइंद अमर है? बहुत खुशाइंद है। और मैं समझती हूँ कि जो अहम हों इस तरह के तनाज़े उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तो ये बताया गया है ना कि कैसे कायम होंगे फुल बेंचेस और कैसे कायम होंगे वो बेंचेस जिसमें सारी तश्कील नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की। तो उन्होंने ख़ुद बल्कि ये कमेंट किया, मैंने देखा थोड़ी देर पहले, कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये एक्ट की सूरत ले लेता है तो मेरा जो इख्तियार है उसमें कमी आएगी। ये उसकी वजह भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था। इनकी प्रिंसिपल पोजीशन थी कि जब तक इसका डिसीजन नहीं आता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं होगा। आज इतने इंपॉर्टेंट केस की जो समाअत है वो कैमरे के सामने हो रही है, तमाम दुनिया में नशर हो रहा है, पाकिस्तान भर के अंदर देखा जा रहा है, जैसे आप बता रही कि आप भी ये देख रही थी। ये कितना गैर मामूली नौयत का मामला है? वैसे मैं समझती हूँ ये दुनिया भर में मैंने ये देखा कहीं नहीं। आखिर और मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल में होके आई हूँ और मैंने ये प्रैक्टिस नहीं देखी कि जो अदालत की कार्रवाई है वो हर वक्त बराह रास्त जो है वो टीवी पे नशर हो। ममानियत भी नहीं है लेकिन ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं है। ये पहली दफ़ा यहाँ हुआ है कि जब से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सस्पेंशन को इन्होंने एक तरफ कर गया, उसकी दोबारा हियरिंग शुरू की है, तो उसकी लाइव हियरिंग हो रही है। लेकिन हर वक्त तो लाइव नहीं ना हो रही, ना कोई लोग देखने वाले इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि सारा दिन वो देखें कि टीवी पे क्या कार्रवाई हो रही है। किसको दिलचस्पी होगी? तो आप क्या समझती हैं कि अहम नौयत के केसेस को बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए, सिलेक्टिव केसेस होने चाहिए? अब भी मैं समझती हूँ अहम नुक्ते जो होते हैं ना सिर्फ उनको हाईलाइट करें और वो दिखाएं, क्योंकि देखें जो आम शहरी है उनकी क्या दिलचस्पी है। अगर ये सारी बातें हर वक्त टीवी पे दिखाएं अहम मुकदमात, तो ज़्यादा वक्त तो टीवी का लग जाएगा सिर्फ अदालती समातों को नशर करने के लिए, और ऐसा तो मुनासिब नहीं है। आपको पता है कि किसने शेर लिखा हुआ है
ये शेख सादी ने लिखा है, बुलबुल चे गुफ्त गुल चे शुनी दो सबाचे करत उकनू किरा दिमाग के पुरसद से बागबा, कि हर वक्त आप यही देखते रहे कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये अंग्रेज़ी की कार्रवाई, मैं तो कोशिश ये करती थी जहाँ मेरे पास कोई आता था साइल कि मैं अदालत में जाके अगर बहस करूँ तो मैं उर्दू में करूँ। देखिए, जो आपके पास आया है उसका मौक़िफ़ क्या है, आपने तो उससे एक दफ़ा पूछ लिया अपने चैम्बर में या अपने दफ्तर में। जब आप अदालत में पेश आए और आप अंग्रेज़ी में बोली जा रहे हैं, उसको क्या पता आप क्या कह रहे हैं, आपने उसका मौक़िफ़ बयान किया भी है जज के सामने या नहीं। तो अगर सारी कार्रवाई हो उर्दू में तो बहुत अच्छा हो, मैं समझती हूँ ये एक नई जो है। अब आप क्या देखती हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ओहदा संभालने के बाद, क्या एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है जहां इस तरह जो बैकलॉग है, ख़ासतौर पे आज उन्होंने खुद जिक्र किया 57,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनको भी सुलझाना है। फिर जिस वक्त आपको याद होगा अदलिया बहाली तहरीक कामयाब हुई थी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रीइंस्टेट हुए थे बतौर चीफ जस्टिस, तो उस वक्त भी तवक्को यही थी और बड़ी खुशगुमानी थी कि एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक चेंज्ड इंस्टीट्यूशन होगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या ऐसा ही है? क्या बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं या ज़रूरत से ज़्यादा तवक्को की जा रही है? उस वक्त उस सड़क गर्दी में मैंने तो भरपूर हिस्सा लिया था, बल्कि उसी के बाद मैं फौरी तौर पे हाई कोर्ट बार की सदर मुंतखब हो गई थी कि मेरे कोशिश उसमें शामिल थी जो हमने बहाल किया चीफ जस्टिस को। लेकिन जब बहाल हो गए तो बड़ी हमें एक अफसोस हुआ कि उन्होंने अपना चीफ जस्टिस का जो मकान था ना, उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी अरसलान को, और उसने कोई वहाँ दफ्तर खोला हुआ था। हालांकि चीफ जस्टिस के मकान को ऐसे मौके के लिए इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं है। देखिए, 3 हमारे सतून हैं आइन के, एक तो है अदलिया, एक है मुकन्नना और एक है जो है इंतज़ामिया। तो ये जो दौर था ना, जिस वक्त उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन किया और वो फ़ारग हो गए, तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। उसका एक तरफ़ा ये नतीजा था कि जो कवानीन इनको पसंद नहीं आते थे, जो भानुमती का कुंभा आया, उन्होंने उनकी तरमीम कर दी। और ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक काम किया है इन्होंने जाते जाते, जो साबिक चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, कि उन्होंने वो जो अमेंडमेंट्स थी उनको बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि दुरुस्त नहीं है और ये गैर आईनी है, और बहाल कर दिया जो था नैब का कानून जैसे वो था उसकी असल सूरत। तो ये एक जो काम उन्होंने आखिरी दिन पे किया, ये मैं समझती हूँ कि कुछ बेहतर था। लेकिन अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ अगर एक्ट बन जाए, जिसका इम्कान है, तो फिर ये है कि अपीलें भी उसी तरह धड़ाधड़ होंगी हर बात पे। नहीं तो कई 100 लोग हैं जो नैब की गिरफ्त में दोबारा आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थी। अब आज तो ये समाअत एडजर्न कर दी गई है और 3 अक्टूबर को अब दोबारा से यही फुल कोर्ट इस केस को सुनेगा। आज जो एडजर्न किया गया है जब मामला, तो उसमें जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ मुशावरत के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आने वाले केसेस को सुनेंगे। इस समाअत का अहवाल जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान वसीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुन रहा था, तो आपके लिए रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितनी मुख्तलिफ थी? क्योंकि आज तो सहाफ़ी भी प्रेस रूम के अंदर बैठे हुए थे। ये तो मेरे ख्याल ये खबरें भी आप तक पहुंच गई कि आज जब ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई है तो बहुत सारे जो साथी थे हमारे प्रेस रूम में बैठे थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 में जो साउंड सिस्टम है, वो मेरे ख्याल से जो आज लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो ज्यादा बेहतर साउंड वहां पे सुन रहा था, ज्यादा बेहतर आवाज आ रही थी। तो बहुत सारे साथी जो कमरे अदालत नंबर 1 से फेमिलियर नहीं है, उसके साउंड सिस्टम से फेमिलियर नहीं है, तो वो वहां पे पहुंच गए प्रेस रूम में बैठ के जो हम सुनते हैं आवाज भी वहां पे ठीक आ रही है। तो मोस्टली साथी वहां पे इसलिए जाके बैठे थे कि वहां पे बेहतर मतलब क्लियर आवाज आ रही थी। लेकिन हमने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को अरसा गुजर गया है, सालों गुजर गए हैं, तो बहुत हम ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। चाहे कोई नया अगर साथी आता है एज ए विजिटर देखने के लिए कि क्या आज, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक फुल कोर्ट बैठा है और उसकी प्रोसीडिंग को लाइव दिखाया गया है, तो ये
तारीखी लम्हात थे, तो हमने तो कमरे अदालत में बैठना ज्यादा मुनासिब समझा और हमने देखा कि आज जिस तरीके से अपने फुल कोर्ट को बिठा के इस केस की समाअत की है, प्रैक्टिस बिल की, तो बड़े उसमें मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के सवालात आ रहे थे और जज साहबान आपस में एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी कर रहे थे। यानी अगर एक जज कोई सवाल कर रहा था, उसी सवाल को काउंटर करने के लिए दूसरा जज जो है वो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर देता था। अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक जज ने किया है तो उसके बाद जो पहला सवाल करने वाला जज होता था वो उस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए अलग से अपना सप्लीमेंट्री यानी सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उनकी जानिब से पूछा जाता था। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और ये एक गालिबन एक उस जानिब भी एक बहुत बड़ा इशारा है, मतलब एक इकदाम था कि जो पाकिस्तान की अवाम है, दुनिया भर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखा जाए और जो सवालात होते थे कि फलां बेंच नहीं बना, फलां बेंच में फलां जज को शामिल नहीं किया गया और अदालत में क्या होता है, सहाफी आके कुछ और रिपोर्ट करते हैं, उससे एंगल निकालते हैं। तो आज मेरे ख्याल से वो तमाम जो सवालात थे कि फलां जज को शामिल नहीं किया, फलां बेंच में फलां नहीं था, जूनियर को शामिल किया, सीनियर को शामिल नहीं किया, वो बहस भी खत्म हो गई। और फिर साफियों के हवाले से भी जो एक सवाल उठते थे कि हर साफी अपने एंगल से अदालती प्रोसीडिंग को कवर करके फिर टिकट बनाता है, तो वो भी आज तो आपको क्या लगता है कि ये तजुर्बा कामयाब रहा और ये तसलसल बरकरार रहेगा? रिहान साहब क्या सवाल किया आपने? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी नजर में ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला तजुर्बा कामयाब रहा और तसलसल बरकरार रखा जाएगा? नहीं रिहान साहब, ये आज जब ये अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ उससे पहले तो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी। आपको गालिबन इस बात का इल्म होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला मौजूद था जिसमें कहा गया था कि जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है इसका फैसला अदालती फैसले से नहीं बल्कि इंतजामी साइड पे किया जाएगा। तो काजी फैसल साहब ने अपने केस में जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था उसमें उन्होंने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग करके इस केस को दिखाया जाए, लेकिन वो दरखास्त रद्द कर दी गई थी। तो ये केस जो एक बड़ा अहम केस था, इसको भी वो चाह रहे थे कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, लेकिन उसमें वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आड़े आ रहा था। तो आज जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे काजी फैसल साहब, उन्होंने कल से ही अपने तमाम जज साहबान को कह दिया था कि हम फुल कोर्ट मीटिंग करके एजेंडे में लाइव स्ट्रीमिंग की जो बात थी उसको शामिल कर लिया था। तो सबसे पहले फैसला इसी बात का किया गया जिसमें तय ये हुआ है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। आज एक यूं कह लें कि तजर्बाती तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग की गई है और हतमी तौर पे कि इसको लेके चलना है, कितना लेके चलना है, इस केस की आइंदा समाअत लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी नहीं होगी, कौन कौन से केसेस जो है वो लाइव स्ट्रीम होंगे, इस हवाले से एक कमेटी बना दी गई है। जो कमेटी इस लाइव स्ट्रीमिंग की जो मोडेलिटीज है वो तय करेगी। अब इसमें 3 अक्टूबर की लंबी तारीख जो है वो डल गई है और 25 सितंबर के लिए तक कहा गया है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो अपने जवाब दाखिल कर दें। तो मेरे ख्याल से उस मुतल्लिका कमेटी को भी वक्त मिल जाएगा, 3 रुकनी कमेटी बनी है कि वो अपने मोडेलिटीज तय करें और उसमें ये भी कल फैसला हो जाएगा कि आइंदा की जो समाअत है वो भी लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी या फिर जैसे एक रवायती तौर पे या जो माजी में प्रैक्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है, जज साहब बैठते हैं, हम कमरा अदालत में उसको नोट करके बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं। तो ये मोडेलिटीज कमेटी कब तक तय करती है, इमरान तो आएगा समाअत तक ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। अच्छा इमरान वसीम साहब, लग ये रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की नज़र में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इंतहाई अहमियत का हामिल है और यही वजह है कि गुज़श्ता 5 महीने से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे और वो चाहते हैं कि इस केस का जितनी जल्दी फैसला हो सके वो किया जाए। अब 3 अक्टूबर तक की जो तारीख दे दी गई है, दरी असना क्या होगा, क्या तय हुआ है, क्या बेंचेस बनेंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क से निकल के अब प्रैक्टिकल वर्क में होंगे? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है मेरे ख्याल से लोग जानना चाह रहे थे कि ये वो कानून था जिसको लेके काजी फैसल साहब अदालत में नहीं बैठ रहे थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे और उनका मौक़िफ़ ये था, स्टांस ये था कि पहले इस कानून का फैसला कर लें और फिर मैं बेंच में बैठ के मुकदमात की समाअत करूंगा। तो आज ये जो उलझी गुत्थी थी इसको भी अदालती कार्रवाई में सुलझा लिया गया है। आज जिस तरीके से इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ उससे लग तो ये रहा था कि आज इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं। बेंच के जो बहुत सारे जज साहबान जो कि अक्सरियत में थे उनके रिमार्क से लग रहा था और वो ऐसे रिमार्क दे रहे थे कि ये जो कानून है इससे अदलिया की आजादी को करटे नहीं बल्कि इन्हास किया गया है। लेकिन जो सवालात आए जज साहबान के वो बहुत ज्यादा थे और इसमें लिटिगेंट भी बहुत ज्यादा है, दरखास्त गुजार भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसमें इस केस की समाअत को 2 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए सबसे बड़ी जो बार है वो स्टे ऑर्डर था जो 13 अप्रैल को इसमें बदियाल साहब की बेंच ने जारी किया था। तो रास्ता ये निकाला गया है, उलझी गुत्थी को एक यूं कहने के दरमियानी रास्ता निकाल के समझाया गया है और अदालती ऑर्डर को में भी उस बात को शामिल कर दिया गया है। वो ये है कि
जब तक यानी 3 अक्टूबर तक जब तक आइंदा समाअत होने इस केस की, जो सीनियर जो जज साहबान हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस इजाजुल अहसन साहब हैं, उनके साथ काजी फैसल साहब मुशावरत करके कल के लिए जो केसेस लगने हैं या पूरे हफ्ते के लिए जो केसेस लगने हैं या जो बेंचेस बनने हैं, वो मुशावरत के साथ अपने सीनियर पुलिस के साथ मुशावरत करके, जो कि ठीक। अच्छा, ये भी क्लैरिफाई कीजिएगा, एक तो ये कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होगा, आज से पहले यही था, लेकिन अब ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या इंटरिम अरेंजमेंट किया गया है, इसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि रोस्टर क्या होगा, बेंचेस की कॉम्पोजिशन क्या होगी। ये सिर्फ 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आने वाले केसेस में होगा या तमाम तर केसेस के लिए यही पैनल ऑफ 3 डिसाइड करेगा? पहले तो आपने बड़ा अच्छा इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, यही किया गया है। और ये सिर्फ आर्टिकल 184(3) के लिए नहीं, जस्टिस काजी फैसल तो कोई भी केस नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये तमाम नौयत के केसेस के हवाले से था। उसमें एक जो यूं कह लें कि सब्जेक्ट ये भी था आर्टिकल 184(3) का कि इसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया, लेकिन जो बेंचेस की तश्कील थी वो तमाम नौयत के केसेस के हवाले से थी, चाहे वो आर्टिकल 184(3) के केसेस हो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल अख्तियार है, अपीलेट जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185(3) का, या जो नजरसानी का अख्तियार है आर्टिकल 188 का, वो तमाम बेंचेस के हवाले से कानून था। तो अब ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है, उसी कानून के मुताबिक किया गया है कि जो सीनियर 2 जजेस हैं काजी फैसल साहब के नीचे, जिसमें सरदार तारिक हैं, जस्टिस इजाजुल अहसन है, और बल्कि कमरा अदालत में मुशावरत की सबके सामने, तमाम वकला के सामने, लिटिगेंट के सामने मुशावरत की कि पहले सरदार तारिक मसूद साहब से पूछा कि मैं आपके साथ मुशावरत करके बेंच बनाऊंगा, आपको कोई एतराज? तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मुशावरत से बेंच बनाएंगे। और फिर यही सवाल पुट किया ऑर्डर डिक्टेट करने के दौरान जस्टिस इजाजुल अहसन से, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम मिलकर ये तमाम बेंचेस और केसेस फिक्स करेंगे 3 अक्टूबर से पहले, जब तक जो है वो दोबारा ये केस समाअत के लिए फिक्स नहीं होता। और फिर ये भी कहा गया कि 3 अक्टूबर को जो अगली तारीख है इस केस की, उस रोज जो है पूरा दिन इस केस को दिया जाएगा और इस केस को डिसाइड किया जाएगा। यानी ये तय हो गया कि 3 अक्टूबर फाइनल डे होगा और उस दिन कोई ना कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। अदालत में तो अभी यही तय हुआ है, तमाम फरीकैन को भी यही कहा गया है कि 3 अक्टूबर फाइनल डे है, उस दिन अब इस केस को डिसाइड करना है। वैसे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज की अदालती प्रोसीडिंग में जैसा कि वकला दलाइल दे रहे थे और जज साहबान के सवालात आ रहे थे, और काजी फैसल साहब बार बार वकला से ये कह रहे थे, ख्वाजा तारिक रहीम साहब से, जब उनके बाद इम्तियाज सिद्दीकी साहब की बारी आई, उनसे भी कहा, अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आप सवालात को नोट करते जाएं, सबसे पहले अपने गुजारिशात को मुकम्मल करें, अपने दलाइल को मुकम्मल करने के बाद जज साहबान के सवालों के जवाब दें। आज 2 वक्फे हुए, एक पहला वक्फा हुआ तकरीबन कोई 2.25 घंटे की कार्रवाई के बाद, फिर 2-2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद वक्फा हुआ, और वो 15 मिनट का वक्फा था, लेकिन जज साहबान 1 घंटे के बाद आए। और मेरी जो अपने साथियों के साथ मुशावरत हो रही थी या गपशप चल रही थी, मैंने उनसे कहा था कि आज ये केस जो है कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा अंदाजा था कि शायद हो सकता है कि केस को आइंदा समाअत पर मुलतवी करते हुए कोई और तारीख देते हुए, हो सकता है जो स्टे ऑर्डर है वो विकेट करके तारीख दे दी जाए, लेकिन वो स्टे भी विकेट नहीं हुआ और आइंदा की तारीख भी आई, और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे ये कहा गया कि आइंदा तारीख तो तक इमरान वसीम साहब, कितने दरखास्त गुजारों को सुना जाना बाकी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ गालिबन 9 दरखास्तें आई थी, चंद दरखास्त गुजारों को तो सुन लिया गया है, बाकी कितने दरखास्त गुजार अभी रहते हैं जिन्होंने दलाइल देना है? ये अभी वैसे ऐसा सवाल है कि मैं इसका कोई हतमी तौर पे इसलिए जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जो कुछ इन पर्सन भी हैं, पीटीआई की दरखास्तें भी हैं, और ये जो 2 वकला को सुना गया है, उनकी गालिबन कोई 5 दरखास्तों में ये वकला है, बाकी 4 दरखास्तें रह जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस केस में सियासी जमातों को भी नोटिस किया गया था दूसरी हियरिंग पे, उस 8 रुकनी बेंच ने, जिसमें बदियान साहब बैठ कर रहे थे। तो सियासी जमातों के वकला भी आज कमरा अदालत में थे, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से आज उजैर करामत भंडारी साहब पेश में थे। उन्होंने भी कहा कि मैंने आर्गू करना है, काफ लीग के वकील भी थे और नून लीग के वकील भी मौजूद थे, और जाहिर सी बात है कि अभी तो दरखास्त गुजारों के वकीलों के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, और जो ये जो कानून बनाने वाले हैं, जिसमें काफ लीग वाले थे, जिसमें नून लीग वाले थे, और इसमें स्टेक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है जो ऑब्जेक्ट कर रही है, उनके इंसाफ लायर फोरम के वकला हैं जमान वर्तक साहब के लाहौर से आज वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। उन्हें काजी फैसल साहब ने कहा कि आप आइंदा समाअत पे इस्लामाबाद आए, बजाय इसके कि आप लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए आए, तो ज्यादा मुसाफत नहीं है, 3 से 4 घंटे की मुसाफत है।
तो ये कहा काजी फैसल साहब ने कि जो पार्लियामान वाले हैं, जो पार्लियामान के कानून बनाने वाले हैं, वहां से सियासी जमातें भी आई हैं जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे, तो उनको भी हमने सुना है कि वो क्या अपने कानून को बचाना चाहते हैं, इस कानून के हवाले से क्या कहते हैं। तो इसलिए भी आज ये केस कंक्लूड नहीं हो सका। बेशक दरखास्त की दलाइल मुकम्मल भी हो जाते, तो दूसरी जानिब पे सियासी जमातों के वकला के भी दलाइल थे। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी मुख्तसर दलाइल दिए। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के जो एक केस है पाकिस्तान का, एक आलमी फोरम पे वियना में जाना था, उन्हें भी जल्दी में उन्होंने दलाइल दिए और उनसे भी कुछ सवाल। अच्छा इमरान वसीम साहब, लास्टली देखिए, आज ये समाअत हमने देखी है, ना सिर्फ सुनी है बल्कि देखी भी है, और उसमें ये तो कहा जा सकता है सर्टेनिटी के साथ कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जजेस के माबैन मौजूद है, यानी जो भी डिसीजन आएगा वो यूनानिमस नहीं होगा, स्प्लिट डिसीजन होगा। मैं अगर आपसे जानना ये जान सकूं, मतलब ये कहना तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा कि ये स्प्लिट इन फेवर ऑफ द बिल होगा या अगेंस्ट द बिल होगा। मैटर्स ऑल्दो सब जुडिस इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखें, जो अक्सरियत में रिमार्क्स आए हैं जब सवान के, वो बिल के हक में आए हैं और उसमें यही कहा गया है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बढ़ा है। बल्कि तो काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। वो तो यहाँ तक कह गए कि देखें, मैं अपना अख्तियार खुद सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एक बोझ है, मैं बोझ अपने साथी जजेस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त के लिए। इमरान साफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इस केस के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे जो आम आदमी के फिक्र पे दस्तक दे रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब लोगों का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि अब लोगों को गुजर बसर के लिए अपनी कीमती अशिया फरोख्त करना पड़ रही हैं। ये वो अशिया हैं जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में तमाम खानदानी तकरीबन इस नीयत के लिए जमा करते हैं ताकि उनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कराची से लेकर पंजाब के छोटे छोटे कस्बों तक तमाम घराने अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। गुज़र औकात इस कदर मुश्किल हो चुका है कि अब लोग खाने पीने में भी एहतियात बरत रहे हैं और बचत के लिए अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल कर मदरसों में दाखिल कराने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में बच्चों को शुरू से बचत करने और मुश्किल वक्त के लिए कुछ महफूज करने की तरगीब दी जाती है। हर खानदान के लिए मुश्किल वक्त की तारीफ अलग हो सकती है, लेकिन जो चीज़ इस गरज से रखी जाती है कि वो कम से कम रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं होती, ताहम हालिया दिनों में बढ़ते हुए माशी बहरान और बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान ये फ़र्क तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अब लोग रोज़मर्रा की ज़रूरियात जैसे बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, मकान का किराया और दीगर अखराजात को पूरा करने के लिए अपनी बचत खर्च करने पर मजबूर है। या ऐसी अशिया मसलन घर, प्लॉट, सोना वगैरह भी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेचने पर मजबूर हो चुके हैं जो उन्होंने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए रखा हुआ था। आवाम से जब इस बारे में बात की गई तो उनके मुताबिक उनकी तनख्वाह आते साथ ही खर्च हो जाती है, बाकी मानदा महीना गुजारा करने के लिए उन्हें कर्ज उठाना पड़ता है। अगली सैलरी पर वो कर्ज वापस करते हैं तो साथ ही उन्हें दोबारा से कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस होती है। बाज़ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये हाल सिर्फ उनका नहीं है बल्कि उनके भाई और वालिद भी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर्ज़ों में जकड़े जा चुके हैं। ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी गाड़ी, सोना या कोई दूसरी चीज़ बेच रहे हैं, उनको ये फिक्र भी लाहक है कि हासिल शुदा रकम से कुछ महीने ही वो गुजारा कर सकेंगे, इसके बाद उनके पास मजीद बेचने को भी कुछ नहीं बचेगा। आवाम के लिए रोज़ी रोटी पूरा करना इस कदर मुश्किल हो चुका है कि अब उन्होंने रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दिया है, हत्ता कि वो अब शादियों पर भी जाने से इज्तनाब करने लगे हैं क्योंकि उनके पास तोहफे खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। इसी तरह जब दुकानदार से उनके हालात और आवाम की क़ुव्वत इस्तिताअत के बारे में मालूम किया गया तो पता चलता है कि हालात इससे भी ज़्यादा मखदूश हैं। ऐसा दुकानदार जो चिकन फ़रोख्त करता है, जब उससे बढ़ती महंगाई और उसके कारोबार पर पड़ने वाले असरात के बारे में दरियाफ्त किया जाता है तो वो बताता है कि महंगाई की वजह से मुर्गी की कीमतें आम आदमी की दस्तरस से बाहर है और मज़ीद कहता है कि गाहक अब गोश्त की बजाय जो पोटा, कलेजी और चिकन की टांगे वगैरह ख़रीदते हैं क्योंकि वो गोश्त खरीदने की इस्तिताअत खो चुके हैं। इसी तरह होटल से वाबस्ता अफराद से यही सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी आमदनी में काफ़ी कमी देखी है, हत्ता कि चाय पीने वाले अफराद की तादाद भी कम हो चुकी है। और उनके मुताबिक मेरे ज़्यादातर ग्राहक दुकानदार, ड्राइवर और यौमिया उजरत वाले दिहाड़ीदार लोग हैं। अब वो पूरे कप की बजाय टोकन या जैसे आधा कप चाय कहा जाता है वो ऑर्डर देते हैं क्योंकि इसकी कीमत आधी होती है। इसी तरह उन्होंने बताया कि वो अपने होटल में गोश्त के जो पकवान बनाते हैं जैसे कीमा, कोरमा और गाय का गोश्त वगैरह, इसकी फ़रोख्त 80% कम हो चुकी है। लोग अब सब्जियों और दाल जैसी सस्ती डिशेस को तरजीह देते हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने अपने तर्ज ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया है, वो अपना मयार ज़िंदगी मुसलसल नीचे की जानिब ले जा रहे हैं। आवाम
अब खाने के इंतखाब, घर, कारें और उनके बच्चों की तालीम तक एक स्टैंडर्ड नीचे ले जाने पर मजबूर है। यानी अगर कहा जाए कि जो मिडिल क्लास है अब वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गई है और लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल लोअर क्लास में कन्वर्ट हो गई, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। महंगाई का ये आलम है कि कहना पड़ता है कि तुम भी हल्का अमरूज के रंग, गर्मी बादा फरदा से पिघलते हुए लोग और अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज़ जीते हुए, रोज़ मरते हुए लोग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।